Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of you in the next video, which is about the attack vectors. So हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़े हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन तरीक़ाकारों से, किन किन मेथड से जो है वो कोई भी हैकर जो है वो, कोई भी इंट्रूडर जो है वो अटैक कर सकता है। सो किन किन तरीक़ों से अटैक किया जा सकता है? पहला तरीका है जनाब मलीशियस कोड, कि हम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर्स पे या सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर लें, अपने मेन सर्वर्स के ऊपर या क्लाइंट अपने सिस्टम के ऊपर कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले जिसके साथ कोई ना कोई ऐसा खतरनाक कोड जो है वो हो, वायरस की तरह से कोड हो। वो कोड क्या करे, वो हमारे नेटवर्क को या हमारे सर्वर को क्या कर दे, हम वहाँ से उससे ओवरलोड कर दे, मतलब उसके बहुत ज़्यादा लोड डाल दे। कोई ऐसी एप्लीकेशन बाज़ औक़ात आप इंस्टॉल कर लेते हैं कि आपके सिस्टम के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा होता, लेकिन आपका सिस्टम फिर भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो वो ओवरलोडिंग कर दे सिस्टम के ऊपर, या कोई डाटा इरेज़ कर दे, या फिर पासवर्ड्स और इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें स्टील करने की कोशिश करे। सो इस तरह के काफ़ी सारे मैलिशियस कोड्स हो सकते हैं जिसकी वज़ह से अटैक हो सकता है। या फिर हमारे सिस्टम्स के ऊपर वर्म्स इंस्टॉल हो जाएँ। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं। ठीक है जी? इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर ये एक फ़ाइल खोलेंगे, ये अपने साथ 4 और फ़ाइल्स खोल देंगे। वो 4 फ़ाइल्स जब ओपन होंगी, तो वो 4 फ़ाइल्स आगे मज़ीद 8 फ़ाइल्स को क्रिएट कर देंगी। इस तरह से रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो ये एक कंप्यूटर से, अगर मैंने अपना कंप्यूटर अपनी यूएसबी में है अगर ये वॉर्म, तो मैंने यूएसबी अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की, तो ये मेरे यूएसबी से लैपटॉप में चल जाएँगे, और मैंने अपने लैपटॉप से अगर कोई फ़ाइल किसी और के सिस्टम पे भेजी, और अगर वहाँ पे स्कैनर नहीं लगा हुआ, एंटीवायरस नहीं लगा हुआ, तो ये उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएँगे। और वायरस भी एक्चुअली हमारे सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स ही होते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी फ्रैगमेंट्स होती हैं जो कि हम अपने किसी प्रोग्राम फ़ाइल के साथ या किसी के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये भी सेम, इनका यही यही नुकसान होता है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये वर्म्स का या वायरस का सबसे नुकसान यही होता है कि या तो ये इन्फॉर्मेशन स्टील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इन्फॉर्मेशन स्टील करने में ये ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं वर्म्स या वायरसेस, या कि ये नुकसान पहुँचा सकें, डाटा को करप्ट कर सकें, डाटा को इरेज़ कर सकें। ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर हमें ये फ्री दे रहा है, सो ये हमारे लिए बड़े काम का हो सकता है अगर हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगते हैं और उसको यूज़ करने लगते हैं, तो वो बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे इस ऐसे कोड्स होते हैं जो कि आपसे कहते हैं कि जी आप हमें अपने कंप्यूटर की परमिशन दें, हमें ये काम करने की परमिशन दें, ये काम करने की परमिशन दें। जब आप परमिशन देते हैं, तो जिस बंदे ने वो कोड ट्रोजन हॉर्स बनाया होता है, वो आपके सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें एक्चुअली में यूज़फुल लगते हैं, लेकिन वो यूज़फुल होते नहीं। जैसे आप कोई फ्री एमपी3 टू एमपी4 कन्वर्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो आपको लगता है ये बड़ा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो आप उससे एमपी3 और एमपी4 के फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं, मतलब आप वो यूज़ कर रहे होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर होता है ना, तो आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में उसी के अंदर ही कुछ ऐसे कोड्स वो शामिल कर देते हैं कि आपको लगता है कि आप तो ये यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन वो बैक एंड पे एक्चुअली यूज़ तो हो रहा होता है, लेकिन आपसे आपके सिस्टम की परमिशंस भी माँग लेता है। कि आप अगर एमपी3 से एमपी4 में किसी फ़ाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने पिक्चर्स के फ़ोल्डर की मुझे एक्सेस दें, अपनी सी ड्राइव के फ़ोल्डर की आप मुझे जो है वो एक्सेस दें। तो ये कुछ अटैक वेक्टर से मुराद है कि क्या-क्या तरीक़ेकार हैं, वो क्या-क्या रास्ते हैं जिनके ज़रिए एक सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसके ऊपर अटैक जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह से एक अटैक होता है हमारा डोज़ अटैक, ठीक है जी? डोज़ अटैक जिसे हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है कि हमारा जो मेन सर्वर है हमारा जो मेन सर्वर है, उस मेन सर्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा इतनी रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है कि हमारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है। और ओवरलोडिंग की वज़ह से जो उसकी फंक्शनैलिटी है, वो ही अचीव नहीं हो पाती। वो अपने क्लाइंट से जो है वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाता। तो जब भी आपने किसी सर्वर को ओवरलोड करना हो, देखिए, अगर मिसाल के तौर पर यूट्यूब है, तो मैं यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ प्ले कर रहा हूँ। देखिए, यूट्यूब के ऊपर लोग अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी वीडियोज़ चल रही होती हैं, उनके उनके एक-एक व्यू के ऊपर उन्हें पैसे मिलते हैं। तो अगर यूट्यूब के सर्वर के ऊपर इतना लोड डाल दिया जाए कि कोई भी यूज़र उसकी वीडियो को ओपन ही ना कर पाए, एक्सेस ही ना कर पाए, तो ये क्या अटैक होगा? ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होगा। यानी कि डिनायल का मतलब होता है मना कर देना। सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस के सर्वर को आप इस तरह से ओवरलोड कर दें कि वो किसी को सर्विस ना दे पाए।
ठीक है जी? तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। तो इसमें अटेम्प्ट क्या होती है, इसमें अटेम्प्ट कोशिश क्या होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने की कोशिश होगी इसमें एक्चुअली, मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के अंदर आपका एक सर्वर लगा हुआ है और वो सर्वर के ज़रिए सारे कैमराज़ को एक्सेस कर रहा है। ठीक है जी? सारे हर जगह पे जितने कैमरेज़ लगे हुए हैं, उस कैमरा को वो देख पा रहा है। तो अगर आप सर्वर को ही डाउन कर दें, तो क्या आप कैमराज़ को देख पाएँगे? आप आप कैमराज़ को तो नहीं ना देख पाएँगे, क्योंकि जितने भी कैमराज़ आपके सिस्टम के अंदर लगे हैं, वो सारे कैमराज़ इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं और इस सर्वर ने ही आगे एक विंडो बनाई हुई है, जिसके ज़रिए एक इंटरफ़ेस है, जिसके ज़रिए आप जो क्या कर पा रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं, किस टाइम किस कैमरे में क्या हो रहा है। तो अगर ये सर्वर ही डाउन हो गया, तो कैमरा तो पीछे इनपुट दे रहा होगा, लेकिन आपको नज़र नहीं आ पा रही होगी। तो ये एक तरीक़ेकार हो सकता है कि आप अगर सर्वर को डाउन कर दें, तो बहुत सारी जितने क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे और एक नुकसान हो सकता है, कंपनी को भी नुकसान होगा, क्लाइंट को भी नुकसान हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर अमेज़न है, अमेज़न का अगर सर्वर डाउन हो जाता है और मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी तो पेमेंट दरमियान में कहीं लॉस्ट होने के चांस हो सकता है। तो मैं मेरा जो डाटा है उसके ऊपर वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी नुकसान हो सकता है अगर मिसाल के तौर पर इनका अमेज़न का सर्वर डाउन हो जाए और मुझे ईमेल आती है कि जी आपके अमेज़न आपने जो अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर की हुई है, वहाँ से इतने पैसे निकल रहे हैं। तो मैं तो फ़ौरन अमेज़न की वेबसाइट खोल के अपने कार्ड इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने की कोशिश करूँगा या मैंने कॉल करूँगा अमेज़न वालों को कि जी मेरा इस तरह से मसला हो रहा है। लेकिन आप अमेज़न की ना ही वेबसाइट ओपन कर पाओगे, ना ही अमेज़न से कॉन्टैक्ट कर पाओगे। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। तो इसकी वज़ह से आपके सिस्टम का जो डाउन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बिज़नेस जो है वो डिसेबल हो जाती है। और ये एक्चुअली करते क्या हैं, जब भी ये डीडोस अटैक करते हैं, तो ये बहुत सारे कंप्यूटर से फेक रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फेक रिक्वेस्ट आती है यहाँ से, यहाँ से। तो ये पहले क्या करते हैं, पहले 10-15 कंप्यूटर्स के ऊपर अपना कोड चलाते हैं। 10-15 कंप्यूटर्स के ऊपर एक मैलिशियस कोड चलाते हैं और उसको अपने एक्सेस में कर लेते हैं। फिर कंप्यूटर से उन कंप्यूटर से क्या कराते हैं, उन कंप्यूटर से एक ख़ास कंप्यूटर के ऊपर अटैक करवाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे समझें कि ये 5 कंप्यूटर हैं, ये 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है जी? ये 5 कंप्यूटर किसी और के हैं, मेरे नहीं हैं, ठीक है जी? तो अटैकर क्या करेगा, यहाँ पे जो अटैकर है, वो अटैकर पहले इस कंप्यूटर को हैक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। फिर इन पाँचों कंप्यूटर से इकट्ठे एक ही किसी सिस्टम के ऊपर अटैक करवा देगा। अब ये कंप्यूटर्स किसके होंगे? इस अटैकर के तो नहीं होंगे, किसी और के होंगे ना। तो ये क्या बन जाते हैं? ये बॉट बन जाते हैं। हम कहते हैं रोबोट बन गया। अब ये उस बंदे के हाथ में रहे ही नहीं, बल्कि अटैकर के हाथ में चले गए। सो इस तरह से ये जो है डीडोस अटैक जो है वो लॉन्च करवाया जा सकता है। ठीक है जी? सो ये डीडोस जो अटैक है, वो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप फ़ौरन ही अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करें कि हमारा सर्वर इस तरह से किसी ने हैक कर लिया, तो हम क्या करें? इसके अंदर आप सर्विसेज़ हमारी कट डाउन कर दें या फिर आप क्या करें कि आप कनेक्शन टर्मिनेट कर दें। आपने जो डिवाइसेज़ लगाई हुई हैं, आपको पता लग रहा है कि यार ये कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर किसी और के कंप्यूटर में है और मतलब कि आपको पता लग लग सकता है कि आपका ये जो सर्वर है, इस सर्वर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये इस सर्वर से रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही हैं? आपको उन कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस पता लग जाते हैं। तो आप क्या करें, आप वो कनेक्शन टर्मिनेट कर दें, उन सारे आईपी से कनेक्शन ही टर्मिनेट कर दें। आप अपने सर्वर को किसी और आईपी एड्रेस के ऊपर ले जाएँ, मतलब मिसाल के तौर पर आपका सर्वर इस आईपी एड्रेस पे ऊपर है 192.168.10.1 इसके ऊपर है। तो आप इस सर्वर को किसी और आईपी एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दें। मतलब यहाँ से बैकएंड पे जाके हम अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से चेंज करेंगे, हमको बिट नेटवर्क्स करना पड़ेंगे, लेकिन अभी हम ये सिर्फ़ एक तरीक़ेकार देख रहे हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। आप जहाँ से आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जिस आईपी एड्रेस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, आप उन सारी रिक्वेस्ट को रीराउट कर दें, अपना एड्रेस ही आप चेंज कर दें। आप पब्लिक फेसिंग एनवायरनमेंट्स जो हैं वो उसको स्केल आउट कर दें, ठीक है जी? तो स्केल आउट द पब्लिक फेसिंग एनवायरनमेंट से मुराद क्या है? इससे यही मुराद है कि आप अपने जो है वो जितने ज़्यादा आपको लगता है कि आपका सर्वर इस टाइम पब्लिकली इस आईपी एड्रेस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो आप कोशिश करें आप उनसे कनेक्शन ही ब्रेक कर दें या बहुत सारे तरीक़ेकारों में हाल ये होता है कि आप अपना सिस्टम ही ऑफ कर दो और अपने इन्फॉर्म कर दो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा कनेक्शन डिसेबल कर दिया जाए। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग भी एक तरीका हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग भी एक तरीका हो सकता है, जिसकी वज़ह से आपको नुकसान पहुँच सकता है। यानी कि लोग अक्सर प्यार-मोहब्बत में, दोस्ती में एक-दूसरे से पासवर्ड जान लेते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, तो वो फिर बाद में आपको नुकसान पहुँचाते हैं। आपका लॉगिन मतलब आपका दोस्त है, आप लॉगिन कर रहे हैं और आपके साथ बैठा है, उसने आपका चोरी से पासवर्ड देख लिया और लॉगिन देख लिया, तो बाद में आपकी फेसबुक का या इस तरह से मिसयूज़ कर सकता है। सो दिस इज़ सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग क्या होती है जी? फिशिंग एक दरअसल टेक्नीक है जिसके ज़रिए आपको एक ओरिजिनल
दिखने वाली ईमेल आती है और जब उस ईमेल को ओपन करके आप अपना सारा डाटा एंटर करते हैं, तो वो डाटा आपका सारा हैक हो जाता है। कैसे? यानी कि जी मैं आपको ईमेल करता हूँ कि जी मैं एचबीएल की तरफ से या आपको मैं आपको ईमेल करता हूँ कि जी हम एचबीएल की तरफ से हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका 2 लाख रुपए का इनाम निकला है। अगर आप इनाम हासिल करना चाहते हैं, तो अभी अपना आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, अपना अकाउंट नंबर हमें बताएँ ताकि हम आपको अर्जेंट बेसिस पे रकम जो है ट्रांसफ़र कर सकें। तो आप अपना नाम, अकाउंट नंबर ये वो चीज़ें बताएँगे। तो फिर उनके पास ऐसे सिस्टम होते हैं कि अगर आपका अकाउंट नंबर उन्हें पता लग जाए, मोबाइल नंबर पता लग जाए, तो वो फ़ौरन ही आपके अकाउंट में ब्रेक करके पैसे जो हैं वो निकलवा सकते हैं। सो ये एक अटैक वेक्टर है फ़िशिंग। फ़िशिंग क्या होती है कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखने वाली एक ईमेल या आपको रिसीव होती है और इस ईमेल पे जब आप अपना सारा डाटा एंटर करते हैं, तो वो डाटा आपका एक्चुअली जो है वो हैक हो जाता है। बैटिंग क्या होती है? बैटिंग ये होती है कि जनाब अक्सर हमें जो चीज़ें फ्री मिलती है ना, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। मतलब एक रोड पे चलते हुए अगर आपको एक यूएसबी मिल गई, तो आप कहते हैं जी वाह जी वाह! यूएसबी मिल गई 8 जीबी की तो मैं तो अब ये यूज़ करूँगा। तो यूएसबी को आप अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उस यूएसबी के अंदर पहले से ही उन्होंने वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस या वायरसेस छोड़े होते हैं। तो वो जैसे ही आप यूएसबी अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं, तो वो यूएसबी के ज़रिए आप वो सारे वर्म्स, वायरसेस आपके सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सिस्टम में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर हैकर को फ़ौरन पता लग जाता है कि उसने जो यूएसबी सड़क के ऊपर फेंकी थी, किसी बंदे ने उठाई है और वो बंदा इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है और इंटरनेट के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम से उसके पास जाना शुरू हो जाती है। ये क्यों की जाती है? अक्सर की जाती है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डाटा हैक करना चाहता हूँ, तो ये एक तरीक़ेकार है, दरअसल एक तरीक़ेकार है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यूएसबी के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूँगा कि अगर वो सॉफ्टवेयर एक मर्तबा किसी कंप्यूटर के ऊपर चल जाएँ और वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो मुझे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यूएसबी के अंदर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस रूम के अंदर जाके फेंक दूँगा। जब भी कोई बंदा उठाएगा, वो कहेगा यार पता नहीं किसकी यूएसबी, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो वो जब लगाएगा, जैसे ही यूएसबी अपने सिस्टम के साथ लगाएगा, तो फ़ौरन ही वो सारे सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएँगे और जैसे ही वो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि हर दूर से दिखने वाली चीज़, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, कि हर दूर से दिखने वाली चीज़ सोना नहीं है, चमकने वाली चीज़ दूर से दिखने वाली सोना नहीं होती। इस तरह की समहाउ ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इसलिए हमेशा फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। सो इफ यू रियली लाइक माय एफर्ट, प्लीज़ गिव थम्स अप। थैंक यू।